हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर हैं और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें उससे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो तो किस तरीके से वॉन्ट ऑफ फैक्टर की मदद से उस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, ये मैंने तुम लोगों को समझाया। ठीक है। आज का जो टॉपिक अपना चलने वाला है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं वो सारे सारे थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए जाना है, तो आराम से सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो उसका नाम है, आज के लेक्चर का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आज के चैप्टर का जो शुरुआत कर रहे हैं वो कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इस चीज़ को ध्यान से देखते हुए जाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, तुम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हो। ठीक है, तुम लोग क्या पढ़ चुके हो? तुम पढ़ चुके हो राउल्ट्स लॉ। कब? जब हमारा सोल्यूट भी वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल हो, तो उस कंडीशन में पीटी कैसे निकाला जाता है? पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। ठीक है, आई थिंक ये पढ़ चुके हो तुम लोग। इसके साथ साथ ये भी पढ़ चुके हो कि पी ए की वैल्यू पी ए नोट इंटू एक्स ए के बराबर होती है, पी बी की वैल्यू पी बी नोट इंटू एक्स बी के बराबर होती है। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ चुके हो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छे से बात करते हैं। हमारे पास सपोज हमारे पास कोई बीकर है, उसके अंदर ए के पार्टिकल है। ठीक है, ये ए के सरफेस मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास ए है, इसके साथ में क्या मिला रहा हूँ? इसके साथ में मिला रहा हूँ बी को। इसके साथ में क्या मिला रहा हूँ यहाँ पर? बी को। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे उनको मैं ए से डिनोट करूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर ए के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर मैं बी के पार्टिकल्स है, तो इसको बी से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक तुम लोगों को। फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा ऑफ कोर्स, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे वो दोनों टाइप के पार्टिकल होंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, इस तरीके से ए बी पार्टिकल्स। चीज क्लियर है? यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ पर एक तरीके से इसको मैं सॉल्यूशन बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ एक तरीके से वो V1 हो जाएगा, यहाँ पर वो V2 हो जाएगा और इसको मैं VS बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। चीज क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, आगे चलते हैं। इसके बाद अब देखो मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, या फिर जो भी नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पे चीजें डिफर करेगी? वो चीज डिफर करेगी इनके इंटरेक्शन फोर्स पे, कि किसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, किसका इंटरेक्शन फोर्स कम है। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन में ए ही प्रेजेंट है ओनली, जैसे इस पर्टिकुलर बीकर की बात करूं तो इसमें क्या प्रेजेंट है? ओनली ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा? ए इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे अगर इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा तो वो किस टाइप का लग रहा होगा? ए और ए अगर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, अगर लिक्विड होगा तो एटम्स होगा तो एटम्स के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, मतलब जो भी लग रहा होगा वो किस तरीके का लग रहा होगा? ए इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किस टाइप का लग रहा होगा? वो लग रहा होगा बी इंटरेक्शन फोर्स। हाँ या ना? वो लग रहा होगा बी टाइप का इंटरेक्शन फोर्स, बी के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन फोर्स। और यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किस टाइप का लग रहा होगा? वो लग रहा होगा ए बी इंटरेक्शन फोर्स।
चीज क्लियर है। ये तीन टाइप के फोर्स की मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर ए है बीकर के अंदर तो ए इंटरेक्शन फोर्स, बी है तो बी के अंदर बी इंटरेक्शन फोर्स, और अगर ए बी है तो ए बी इंटरेक्शन फोर्स हमारे यहाँ पे लगने वाला है। ये चीज क्लियर है। तो इसी पूरी इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ चीजें डिराइव करने वाले हैं रिलेटेड टू इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, या रिलेटेड टू इस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस में, जो कि हमें किससे पता चलेगी, इसके इंटरेक्शन फोर्स के डेटा पे पता चलेगी। चीज क्लियर है यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखते जाओगे कि किस तरीके से मैं इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पे सारी की सारी चीजें मैं तुम्हारे यहाँ पे साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चीज क्लियर है यहाँ तक, तो समझने की कोशिश करोगे काफी ध्यान से, ठीक है। राउल्स लॉ ये होता है, ये चीज मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ काफी अच्छे से। पीए की वैल्यू पीए नोट एक्स से, पीबी की वैल्यू पीबी नोट इंटू एक्स पी होता है, ये चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारी चीज क्लियर है। अब ये चीज तुम्हें पहले समझ में आनी चाहिए कि मैं कौन से पॉइंट पे कौन सा रेफरेंस मान के मैं यहाँ पे सारी चीजें तुम लोगों को इन दोनों में डिफरेंशिएट करके बताने वाला हूँ। वो पॉइंट है तुम्हारा इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पर ए इंटरेक्शन फोर्स, यहाँ पर बी इंटरेक्शन फोर्स, और यहाँ पे किस टाइप का लगेगा, ए बी इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हम यहाँ पे अब स्टार्ट जो करने वाले हैं वो सबसे पहले हम करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या, चलो आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं वो है आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस, बढ़िया। थोड़ा सा मैं साइड में छोटे से डायग्राम बना देता हूं, उससे तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। कि ए मैंने बना दिया है, ये बी मैंने बना दिया है, और ये सॉल्यूशन मैंने बना दिया, ठीक है। जो भी मैं डेटा यहाँ पे लिखूंगा वो तुम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझ पाओगे। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जो फॉलो करता है, फॉलोज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, हर कंडीशन में, ठीक है। ये बोल सकते हो हर कंडीशन में जो भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है, वो क्या है, वो एक आइडियल सॉल्यूशन। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हर कंडीशन में राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोला हमने, सिंपल आइडियल सॉल्यूशन। क्यों बोल पा रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो भी ए और ए के इंटरेक्शन फोर्स है, ए और ए का जो इंटरेक्शन फोर्स है, ए इंटरेक्शन फोर्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बीबी इंटरेक्शन फोर्स के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये ए बी के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर होता है, ए बी के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर होता है। मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है उसी टाइप का फोर्स, ठीक है, अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर भी प्रेजेंट है तो मतलब वहां पे बॉन्डिंग क्या है, एक तरीके से इक्वल है। जैसे कि इसके अंदर कोवेलेंट है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड है। तो इनका जो इंटरेक्शन फोर्स है, जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड सिमिलर टाइप का है, मतलब उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या है, सिमिलर है। उस कंडीशन में ही हमारा किस टाइप का लॉ लगेगा, राउल्स लॉ यहाँ पे लग पाएगा। चीज क्लियर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है राउल्स लॉ की, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि ए का इंटरेक्शन फोर्स बीबी के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर है, और वो किसके बराबर है, ए बी के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर। चीज क्लियर होगी आई थिंक यहाँ तक, बढ़िया। चलते हैं सेकंड चीज की तरफ, चलते हैं थर्ड चीज यहाँ पे। अब देखो, अगर इंटरेक्शन फोर्स बराबर है, ठीक है, इंटरेक्शन फोर्स बराबर है, तो मुझे एक और चीज बताओगे, यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे ए प्लस बी को मिला के ए बी बनाना है तो मुझे ए और ए के बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसे कन्वर्ट करना है ए डैश बी में। चीज क्लियर है, ए को कन्वर्ट करना है ए बी में, तो सबसे पहले ए और ए के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। चीज क्लियर है। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी, ये चीज क्लियर है। सिमिलर चीज होगी बी के अंदर, बी और बी के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा,
वहां पर भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद ए और बी सेपरेट हो गए, अब वो कंबाइन होंगे, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट होंगे, ए डैश बी में, मतलब वो ए बी बॉन्ड को बनाएंगे, और बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर यहाँ पर जितनी एनर्जी हमें इनको तोड़ने में लग रही है, मतलब जितनी एनर्जी इनका बॉन्ड तोड़ने में लग रही है, इन दोनों को मिला के अगर उतनी एनर्जी यहाँ पे इसको बनाने में लग रही है, तो ओवरऑल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा ये तुम खुद समझ सकते हो। कि सपोज यहाँ पर हमें 20 जूल देना पड़ा, यहाँ पे हमें 20 जूल देना पड़ा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, -40 जूल। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स हमारा यहाँ पे बराबर निकल के आ रहा है। चीज क्लियर है, इंटरेक्शन फोर्स बराबर है। अगर यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स बराबर नहीं होता, सपोज ए का इंटरेक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पे हमें एनर्जी एज कंपेयर टू ज्यादा देनी पड़ती, तो ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव आती, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस था। ये चीज क्लियर हो पा रही है, सिंपल सी चीज है। मैं इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पे ये चीज बता रहा हूं कि यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इन दोनों को मिला के जो एनर्जी हम ओवरऑल प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। और अगर उतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, तो ओवरऑल एनर्जी अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डेल्टा एच मिक्सिंग, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एच मिक्सिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चीज क्लियर है, चेंज इन एंथैल्पी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर बात करूं तो 0 हो जाएगी, क्योंकि सभी में इंटरेक्शन फोर्स बराबर लग रहा है। चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। फोर्थ चीज की बात कर रहा हूं, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब ओवरऑल वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो देखो, इंटरेक्शन फोर्स अगर बराबर लग रहा है, तो जितना मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही सिमिलर बी भी करेगा, उतना ही ए बी भी करेगा। तो इन दोनों को मिला के बाद जो वॉल्यूम निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, जैसे इसको मैंने V1 बोला था, ठीक है, इसको मैंने V2 बोला था, इसको मैंने Vs बोला था। तो यहाँ पे तुम्हारे पास V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vs के बराबर निकल गया है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि डेल्टा V कितना होगा, डेल्टा V का मतलब है Vs प्लस V1 प्लस V2, तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 0। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स अभी तक सारे बराबर चल रहे, ये चीज क्लियर है। इंटरेक्शन फोर्स बराबर होने की वजह से मैं ये कंडीशन तुम्हारे सामने लिख पा रहा हूं कि डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 है, डेल्टा H मिक्सिंग भी यहाँ पर 0 होगा। फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनोगे। एक और चीज है यहाँ पर, थोड़ा सा एक और चीज मेंशन करना में रह गया, राउट्स लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि PA इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स से होगा, ठीक है, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू एक्स भी होगा, और ओवरऑल P टोटल इक्वल टू PA नॉट एक्स से प्लस PB नॉट इंटू एक्स बी। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। चीज क्लियर है, काफी बेसिक सी चीज तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब मुझे एक और चीज बताओगे कि डेल्टा एस मिक्सिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी ओवरऑल पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी या कम होगी। एंट्रोपी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो रेंडमनेस ज्यादा होगी, रेंडमनेस ज्यादा होगी तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज क्लियर है ना तुम लोगों को। तो यहाँ पर पहले सपोज 5 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर भी 5 थे, 5 और 5 मिलके ओवरऑल यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए। चीज क्लियर है। तो यहाँ पर मिलाने के बाद एंट्रोपी क्या हो गई, ओवरऑल बढ़ गई। और अगर ओवरऑल एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ गई तो डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में तुम बोल सकते हो कि डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 नहीं होगी। चीज क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर ओवरऑल ज्यादा हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के बाद एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, और एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। 6th पॉइंट में यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ डेल्टा जी मिक्सिंग।
डेल्टा जी मतलब अगर तुम सोच सकते हो कि ए और बी को मिलाया तो सीधा ये मिल जाएंगे, और अगर सीधा ये मिल जाएंगे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से डेल्टा जी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं होता, यहाँ पे एंट्रोपी के केस में ग्रेटर देन जीरो निकल के आएगा, और अगर मैं बात करूँ मिक्स डेल्टा जी के केस में मतलब गिब्स एनर्जी के केस में, तो यहाँ पे वो वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी लेस देन जीरो। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद रहेगा इतना सा कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सा अगर बेसिक बताने की कोशिश करूं, एक ग्राफ भी तुम लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो उस ग्राफ को भी तुम आराम से देखोगे। ठीक है, ग्राफ क्या बोलता है उसको आराम से समझने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, एक ग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो एक ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूं बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स ए की वैल्यू है वो है जीरो। ठीक है, या एक्स ए की वैल्यू में यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर है जीरो। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो ओनली ए प्रेजेंट था, तो उसका पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन 1 होगा। धीरे धीरे वो जीरो की तरफ जाएगा और बी किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो ए डिक्रीज होगा और बी इंक्रीज होगा। चीज क्लियर है। अगर ओनली ए प्रेजेंट है, अगर ओनली ए प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पी ए नॉट। चीज क्लियर है। यहाँ इस लाइन पे प्रेशर जो है, पेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, पी ए नॉट के बराबर। धीरे धीरे एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है। तो धीरे धीरे एक्स ए की वैल्यू है वो कम हो रही है और एक्स बी की वैल्यू क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। चीज क्लियर है। यहाँ पे मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी ए नोट। अब पी ए नोट की वैल्यू सपोज अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो एक्स ए की वैल्यू कम हो रही है, अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो पी ए भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो पी ए धीरे धीरे कम होगा और यहाँ पे आके जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। चीज क्लियर है। ए वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला ए वाला ग्राफ कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगा, ये इक्वेशन को फॉलो करेगा, पी ए इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स। चेक करोगे एक बार क्या 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 बताने की कोशिश कर। चीज क्लियर। इसके बाद पीबी स्टार्टिंग में एक्स बी की वैल्यू जीरो है, तो इस कंडीशन में पीबी यहाँ पर होगा, एक्स बी धीरे धीरे बढ़ रहा है और सपोज यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे पीबी नोट हो जाएगा। पीबी नोट हो जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ए का पी ए नोट ज्यादा है, पीबी नोट कम है, अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर रिवर्स भी कर सकता है, तो ये पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पी ए नोट की वैल्यू पीबी नोट से ज्यादा है। चीज क्लियर है। इसको अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, ये पीबी इक्वल टू पीबी नोट इंटू एक्स बी का होगा। चीज क्लियर है। एक और ग्राफ बनेगा, वो थर्ड वाला ग्राफ इन दोनों को मिलाने वाला बनेगा, जो कि किसका बनेगा, पी टोटल का बनेगा। पी टोटल किसके बराबर है, पी ए नोट, पी ए प्लस पीबी लिख दूं चलेगा। पी ए मतलब पी ए नोट एक्स से, पीबी मतलब पीबी नोट इंटू एक्स बी, तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। यहाँ पे ये चीज तुम्हारे पास निकल के आने वाली है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ जो एक्सप्लेन किया है मैंने, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ कैसे एक्सप्लेन किया है। देखोगे ध्यान से, ग्राफ है प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। इनिशियल में ए का 1 प्रेशर है, एक्स बी का 0 है, धीरे धीरे इधर जाएंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा, मतलब ए के मोल डिक्रीज हो रहे हैं, बी के मोल बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ए का ग्राफ नीचे जा रहा है, और उनका कौन सा इक्वेशन है वो भी मैंने तुम लोगों को डिनोट कर दिया है। प्लस साथ में ये वाला जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, ओवरऑल ग्राफ तुम्हारे पास निकल के आने वाला है। तो आई थिंक ये बेसिक सी चीज तुम्हारे यहाँ पे साथ क्लियर होने वाली है। तो अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की ओवरऑल बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनोगे। राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है। राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इंटरेक्शन, सारे फोर्स के इंटरेक्शन फोर्स बराबर होते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0। ठीक है, और ये ग्राफ उसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कभी कभी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम्हारे सामने नोटेशन बता रहा हूँ।
जैसे कि पहला एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। सेकंड एग्जांपल है अपने पास एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है अपने पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। इसके बाद इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। ये कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करोगे कि इनके अंदर क्या है। जैसे कि बेंजीन प्लस टोलुइन की बात किया है, तो बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे कोवेलेंट बनेंगे, टोलुइन के अंदर जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे कोवेलेंट बनेंगे। तो इनसे जो मिलकर सॉल्यूशन बनेगा वो भी अपना, उसके अंदर भी फोर्स किस टाइप के होंगे, कोवेलेंट फोर्स होंगे। मतलब इसका इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और जो सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा वो भी क्या रहेगा, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, या उसके अंदर इंटरेक्शन फोर्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से ये तुम्हारा सिंपल सा हेक्सेन है, ये तुम्हारा हेप्टेन है, यहाँ पे कार्बन के बीच में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होकर जब बनाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो वहां पर भी जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। अब ये चीज मत बोलना कि सर इक्वल कैसे हो सकता है, मैं वापस से बात कर रहा हूँ आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल की चीज बात की जाती है तो बहुत सारे अजम्पशंस पहले से रखे होते हैं, ठीक है। अजम्पशंस केमिस्ट्री के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये चीज नहीं है कि इक्वल फोर्स लग रहा है, एकदम इंटरेक्शन फोर्स एकदम एग्जैक्ट लग रहा है, नहीं। आइडियल चीजें अजम्पशंस को हम रख के ये चीजें बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से रखना। क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ऑफकोर्स बस हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने हेलोजन चेंज किया है, क्लोरीन की जगह यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, बाकी पूरी चीजें सेम है। इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल आयोडाइड है, सिमिलरली ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दिया है। तो एक सिंपल सा चेंजेस किया है, किसका चेंज किया हमने यहाँ पे, सिंपल सा हमने एक हेलोजन का चेंज किया, ठीक है। उतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर तुम रियल लाइफ के अंदर देखोगे या रियल चीजों में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें इंटरेक्शन फोर्स बराबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हो तो तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात दिमाग में लेके चलना कि तुम्हें ये अजम्पशंस लेने के बाद ये चीज मैं बोल पा रहा हूँ। आई थिंक चीजें क्लियर होगी। और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोल सकता है कि क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन अगर होगा तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तुम कैसे पता लगा सकते हो, ये तुम सिंपल एग्जाम्पल देख के भी पता लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो इसके अंदर सिंपल सा क्या होगा, अपने पास सिंपल सा अपने पास इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से ये आइडियल सॉल्यूशंस को ही प्रेफरेंस देने वाले। तो आई थिंक बेसिक सी चीज रिलेटेड टू आइडियल सॉल्यूशन, अभी तक मैंने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की है। आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद अब जो सेकंड चीज है वो ऑफकोर्स इसका रिवर्स होने वाला है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ चीजें और होती है जो कि पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को भी हम काफी ध्यान से देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू आइडियल सॉल्यूशन वो हमारा बेसिक से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड मैं सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दे चुका हूं। 1 से 2 और एग्जाम्पल तुम्हें पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, तो वहां से जाके तुम्हें लिख लेना है और इनको याद रखना है, ठीक है। रिमेंबर रखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन वाले, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे, वहां से भी अगर तुम्हें कुछ कोई एग्जाम्पल मिलता है तो उसको भी इसके अंदर मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइडियल सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चीज है अपने पास वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो अब उसको यहाँ पर हम देखते हैं। अब सेकंड जो भी चीज है हमारी रिलेटेड टू, जैसे कि हम बात करें आइडियल की बात हम कर चुके हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसकी बात हम कर चुके हैं। अब सेकंड चीज है अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जस्ट रिवर्स किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। सिंपल सी चीज है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, ठीक है। डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है वो सिंपल क्या है, तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब वहां पर पी टोटल की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी,
ये हो रहा हो, या फिर अगर मैं बोलूं पी ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, या फिर मैं बोल सकता हूँ पी बी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, मैं ये बोल सकता हूँ। चीज क्लियर है? जहां पे राउल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है मतलब वहां पे फॉर्मूले नहीं लगेंगे। सेकेंड चीज, उसके अंदर ए का इंटरेक्शन फोर्स, ए इंटरेक्शन फोर्स जो है तुम्हारा वो इज नॉट इक्वल टू बी बी इज नॉट इक्वल टू ए बी। चीज क्लियर है? बीबी के इंटरेक्शन फोर्स का वैल्यू ए बी के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर नहीं है और वो ए के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर भी नहीं है। थर्ड चीज, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। तो चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जहां पर इज नॉट इक्वल टू जीरो है वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। सेकंड फोर्थ पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग की बात कर रहे थे, वो भी इज नॉट इक्वल टू जीरो। चीज क्लियर है? यहाँ पर वो भी क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि रीजन क्या है कि तुम चाहे आइडियल सॉल्यूशन लो चाहे तुम नॉन आइडियल सॉल्यूशन लो, दोनों में मिलाने के बाद स्पॉन्टेनिटी भी रहती है प्लस उनके अंदर रेंडमनेस भी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दोनों कंडीशन में बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में भी डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। और डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू भी लेस देन जीरो ही यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चीज याद रहेगी, डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, डेल्टा जी भी लेस देन जीरो रहेगा, क्योंकि मिलाने के बाद स्पॉन्टेनिटी है तभी मिला पा रहे हैं और रेंडमनेस बढ़ रही है आफ्टर द एडिशन या आफ्टर द मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो तुम्हारा आइडियल कंडीशन था उसके सिमिलर ही रहने वाली, याद रहेगी इतनी सी चीज। अब जो भी तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे कि टाइप से हमारे पास इसके क्या क्या टाइप से उस चीज को देख लेते हैं। पहला टाइप हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पहला हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो चीज है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सेकंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आई होप क्लियर होगा चीजों दोनों को। तो अब इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव डेविएशन भी पढ़ने वाले हैं और पॉजिटिव डेविएशन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइप को ध्यान से देखोगे, एक टाइप समझ में आ जाएगा तो दूसरे टाइप में हमें उतना ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं टाइप्स किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, कि नेगेटिव किस टाइप का होता है या नेगेटिव के अंदर क्या कंडीशंस होती है और उसके बाद पॉजिटिव के अंदर क्या कौन सी कंडीशन होती है, प्लस इनके कुछ एग्जांपल्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले हम अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर बात करें तो हम सबसे पहले नेगेटिव डेविएशन को देखना चाहते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो ए बी का इंटरेक्शन फोर्स है, ए बी का इंटरेक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए और ए बी का इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, ये कंडीशन है नेगेटिव डेविएशन की, इंटरेक्शन फोर्स। इस क्लियर है? अब ये इंटरेक्शन फोर्स इसका ज्यादा है इसका कम है, इससे इन बाकी फैक्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो आराम से सुनो। ये अपने पास ए है, ठीक है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सॉल्यूशन बना। ठीक है, वी ऐसे बोल देता हूं उसको, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ए बी का इंटरेक्शन फोर्स इसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, इनका इंटरेक्शन फोर्स कम है। इसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे इसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो मुझे ये बताओ कि किसमें वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, किसमें वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कौन से वेपर्स ज्यादा यहाँ पे फॉर्म होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे कि मैं पीए की बात करूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, मैं पहले इस चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। पीए क्या होता है? पीए होता है सिंपल तुम्हारा
ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, जो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, ये होता है तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू। सिमिलरली ये भी तुम्हारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू की तरह मैं इसको यहाँ पे ट्रीट करने वाला हूँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये चीज है तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। चीज क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो क्वेश्चन ये है कि इसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ए को मैंने बी के साथ मिलाया, ठीक है, तो तुम्हारा जो भी पी ए यहाँ पे बनता था वो क्या बनता था, पी ए नोट इंटू एक्स ए। तो फॉर्मूले से अगर हम पुट करके हम निकालते थे तो क्या निकालते थे, पी ए नोट इंटू एक्स ए। लेकिन इसमें जाने के बाद उसका इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम। कम क्यों है, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है। ऑफकोर्स अगर नीचे वाले मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो ऊपर जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी क्या लगेगा, कम। मतलब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कम आएगी, जैसा कि हम अज्यूम कर रहे थे कि आनी ये चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे थे कि इनका इंटरेक्शन फोर्स बराबर है, लेकिन इंटरेक्शन फोर्स बराबर नहीं होने की वजह से रीजन क्या आएगा कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, जो हम फॉर्मूले के अंदर यूज करके। लेकिन जो एक्चुअल में हम यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की हम बात करेंगे तो वो वैल्यू कम आएगी। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया। इसी वजह से यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम, ठीक है। हम ये सोच रहे थे कि पी टोटल इतना आएगा, लेकिन पी टोटल उतना नहीं आ पा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो गई। वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। चीज क्लियर है? इस कंडीशन में ज्यादा लग रहा है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ क्लियर कर लिया। सेकंड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें, यहां पर बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है एंडो, ये भी है एंडो, ये है एक्सो। पहले क्लियर कर चुका हूं एंडो क्यों बोल रहा हूं, एक्सो क्यों बोल रहा हूं। एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि उनका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा अच्छा है। तो एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिलीज हो रही है और यहाँ पे हमें कम देनी पड़ रही है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंपेयर में अगर हमें यहाँ पे कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो एंडो की वैल्यू ओवरऑल कम होगी, एक्सो की वैल्यू ओवरऑल ज्यादा होगी। तो ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू डोमिनेट कर रही है, इसी वजह से ओवरऑल वैल्यू आएगी लेस देन 0। देखो कि यार एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने की वजह से इसको एक्सोथर्मिक बोला है। यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, इसकी वजह से मैं इसको एंडोथर्मिक बोल रहा हूं। लेकिन एक्सोथर्मिक की वैल्यू एंडोथर्मिक को दोनों मिलाने पे भी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? कौन सा रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं? हमेशा से बोल रहा हूं कि इंटरेक्शन फोर्स मेरा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। तो ओवरऑल वैल्यू एक्सोथर्मिक का क्या रहेगा? ओवरऑल वैल्यू एक्सोथर्मिक का ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेस में हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? लेस देन 0। चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। वॉल्यूम की बात करें, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास में रहेंगे। इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास में रहेंगे। इंटरेक्शन फोर्स एज कंपेयर टू सॉल्यूशन कम है तो दूर रहेंगे, तो ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखेंगे, ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखेंगे। तो डेल्टा वी की अगर मैं बात करूं तो वीएस माइनस वी1 प्लस वी2, तो ये वाले ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखेंगे, ये वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करके रखेगा क्योंकि इसके अंदर इंटरेक्शन फोर्स अच्छा है। इंटरेक्शन फोर्स अच्छा है, मॉलिक्यूल पास में तो जगह कम चाहिए, स्पेस कम चाहिए। स्पेस कम चाहिए मतलब वॉल्यूम कम चाहिए। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास नेगेटिव। चीज क्लियर है यार? बहुत बेसिक से चीज समझा रहा हूँ। ये हर एक पॉइंट मैंने तुम लोगों के सामने क्लियर किया है कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये सारी चीजें होने वाली है। आई थिंक तुम्हें सी चीजें समझ में आ रही होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे यहाँ पे सेट किए हुए, जैसे कि एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस HCl, ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होने वाला है कि जो तुम्हारे पास पर्टिकल सॉल्यूशन यहाँ पे बनने वाला है, उस पर्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा अच्छे होंगे एज कंपेयर टू अगर हम बात करें इन दोनों के अंदर जो इंटरेक्शन फोर्स रहेंगे, ठीक है। तो फिर से 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स तुम्हें PDF के अंदर मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर तुम्हें सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, प्लस NCERT को भी एक बार यहाँ पर रीड करना काफी ज्यादा जरूरी है।
पर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर अगर इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो बाकी फैक्टर्स पे कैसे फर्क पड़ता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज क्लियर है तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके का बनने वाला है इस कंडीशन के अंदर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, उस ग्राफ को पहले मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ग्राफ को मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आएगा एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी 0। यहाँ पर आएगा प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर इस प्रेशर आता है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1। चीज क्लियर है। स्टार्टिंग में पी नोट पी ए नोट अगर हम यहाँ पे बोले तो ये पी ए नोट रहेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा ये डिक्रीज। ठीक है, ये होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, इसके बाद ये चेंजेस आए, इसके बाद अगर हम पी बी नोट देखें तो वो यहाँ पे आएगा तो वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा, है ना। और ओवरऑल अगर हम बोले तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो वो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी रहेगा। चीज क्लियर है। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसको समझा रहा है, ये समझा रहा है पी ए नोट इंटू एक्स ए को। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसको समझा रहा है, पी बी नोट इंटू एक्स बी को ऑफकोर्स। और ये वाला ग्राफ किसको समझा रहा है, इसको अगर मैं पी ए प्लस पी बी नहीं लिखी, मैं इसको क्या लिखूं, इसको मैं लिख देता हूँ पी टोटल इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। चीज क्लियर है। ये ग्राफ अगर हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता तब ये ग्राफ होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, मतलब पी टोटल की वैल्यू लेस देन आ रही है पी नोट प्लस पी बी नोट से। ठीक है, पी ए की वैल्यू कम आ रही है, पी बी की वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन होने की वजह से ग्राफ में कोई चेंजेस आएगा। ग्राफ में चेंजेस क्या आएगा कि ये वाली लाइन है, इससे कम प्रेशर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ग्राफ कैसा बन जाता है, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ये ग्राफ किसका बना रहा हूं, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं पीबी के लिए, क्योंकि पीबी की वैल्यू पीबी नोट इंटू एक्स बी से कम है। सिमिलरली पीए का जो ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, पीए का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा, पीए में यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ग्राफ के लिए। चीज क्लियर है। और ओवरऑल ग्राफ की बात करूं तो वो कैसा रहेगा, वो कुछ ऐसा रहने वाला है। चीज क्लियर है। ये चीज है अपना पी टोटल। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूं, इसको भी यहाँ पर अगर ऐसे लिख देते हो, और ये पी टोटल की बात कर रहा हूं, तो पी टोटल की वैल्यू कम है, इसकी वजह से ग्राफ नीचे चला गया। ठीक है, ये किस कंडीशन में ग्राफ बन रहा है, जब नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं। नेगेटिव डेविएशन के अंदर इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। चीज क्लियर है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए कैसे बना रहा हूं। ठीक है, ये जो पहले वाला ग्राफ बनाया था इसी के अंदर, वो आइडियल के लिए था, लेकिन उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ नेगेटिव डेविएशन में, तो ग्राफ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। रीजन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन के अंदर चीजें हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती है, कौन सा एक तरीके से रेफरेंस है, तो वो है कि ए बी का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए और ए बी। ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ग्राउंड। तो उसके बाद है हमारा सेकंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ग्राउंड फ्लो। अगर तुम्हें नेगेटिव डेविएशन कंप्लीटली समझ में आ गया है तो तुम्हें पॉजिटिव डेविएशन के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जस्ट उसका रिवर्स चीज यहाँ पे तुम अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें वही चीज बताने वाला हूँ। अब तुम्हारा सिंपल सा एक टास्क रहेगा, सिंपल सा तुम्हारा काम रहेगा कि अगर मैंने पहले क्या बोला था, अगर नेगेटिव डेविएशन था तो ए बी का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा था, ए का इंटरेक्शन फोर्स कम था ए बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा यहाँ पे चीजें चेंज हुई थी। ठीक है, जैसे वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 था, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, पी टोटल लेस देन पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, पी ए इज लेस देन पी ए नोट एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी बी नोट एक्स बी। ये चीज था, मैंने जस्ट यहाँ पे एक साइन रिवर्स किया और बाकी सारी चीजें चेंज हो गई। तो ये किस तरीके से चेंज हुई, आई थिंक ये तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार जो मैंने पिछले नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो एनालाइज करके तुम्हें चीजें बताई है, उसको एनालाइज करके तुम ये सारे फैक्टर वापस से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं होती चीजें तो हम इसको डाउट के अंदर आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है। एक बार फिर सिंपल सी चीजें समझा देता हूँ कि ए और ए बी का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, मतलब यहाँ पे अपन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और एज कम्पेयर टू यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स कम है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स क्या है, कम है, यहाँ पे हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू कम है, ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो लेट ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग भी सेम तरीका है, प्रेशर निकालने का भी सेम तरीका है, सेम तरीके से सोचना है, सेम तरीके की थिंकिंग है,
बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिखाए हुए हैं, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CH2 CCl4 प्लस CCH3OH। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, कुछ और एग्जांपल्स तो मैं PDF के अंदर मिलेंगे, तो उनको नोट डाउन करना है, याद रख लेना है। फिलहाल के लिए याद रख लोगे, इनका थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट यूज है, तो वो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें ये सारे एग्जांपल नोट कर लेने हैं। ठीक है, याद रखना है। चलो बढ़िया, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इसका ग्राफ ऑफकोर्स तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर होगा XA की वैल्यू 1, XB की वैल्यू 0, XA की वैल्यू 0, XB की वैल्यू 1। चीज क्लियर है यहाँ पर। बस सिंपल सा यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में PA नोट, यहाँ पर आएगा PB नोट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा नीचे जाएगा, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये वाला ग्राफ है PA नोट XA, सॉरी इसको नीचे बना लेते हैं, PA नोट XA प्लस PB नोट XB को रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़िया। ये वाला ग्राफ है अपना, ये है PB नोट इंटू XB को रिप्रेजेंट करने वाला, और ये वाला ग्राफ है PA नोट इंटू XA को रिप्रेजेंट करने वाला। तो ये वाला ग्राफ है वो अब की बार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, ये वाला ग्राफ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, और थर्ड वाला ग्राफ जो PB वाला ग्राफ है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा PB के लिए। तो ये सिंपल हो गया तुम्हारा PB, ये सिंपल हो गया तुम्हारा PA, और ये सिंपल हो गया तुम्हारा P टोटल। ठीक है, कैसे आ रहा है, वहां पे पहले नीचे की तरफ जा रहा था, नेगेटिव मतलब नीचे हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर हो जाएगा, वैसे भी सोच सकते हो। अगर तुमने ग्राफ याद रख लिया ना, तो ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्राफ याद रख लो बस, नेगेटिव में नीचे है, पॉजिटिव में ऊपर है, ग्राफ देखा, ग्राफ से ये सारी चीजें पता लगाई, याद कम करना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़े से एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, इसको मैं डिटेल में डिस्कशन एक दिन करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये चीजें आराम से याद रखनी है। तो आई थिंक तुम्हें पॉजिटिव डेविएशन भी क्लियर होगा। ठीक है, वही सेम तरीके से अगर तुम सोचोगे, बस नेगेटिव का अपोजिट चीज, वही चीज क्या हो जाएगी तुम्हारा पॉजिटिव के अंदर। तो आई थिंक तुम्हें यहाँ पे बेसिक चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो आज का जो भी पूरा का पूरा लेक्चर था वो बेस्ड था नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन पे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उनमें डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हमने बात की। इसके बाद एक और डाउट जो एक कॉमन डाउट था, जो कि काफी बच्चों को सुनने में आ रहा था, तो उस डाउट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो थोड़ा सा जो बच्चे मुझसे वो डाउट पूछ रहे थे उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी, तो एक बार उस चीज को देखोगे। ठीक है, कि क्या बच्चों का डाउट था। बच्चों को ये डाउट था कि मैंने सर RLVP आपने हमें बताया, RLVP मतलब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके अंदर आपने हमें फॉर्मूला बताया XB इक्वल टू PA नोट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नोट, है ना। तो बोल रहे थे कि सर कहीं कहीं कुछ फॉर्मूलेज हमें वहां पे ऐसे मिले जहां पर नीचे PA आ रहा था। ठीक है, जहां पर नीचे PA आ रहा था, तो वो कैसे आ रहा है उसको मैं डिराइव करके तुम्हें समझाता हूँ। XB क्या है, XB है NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB इज इक्वल टू PA नोट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नोट। सही है, रिवर्स कर दो इस चीज को। रिवर्स करने का मतलब क्या है, पलट दो मतलब NA प्लस NB डिवाइडेड बाई NB इज इक्वल टू PA नोट, ऊपर ये अपना अगर इस चीज को रिवर्स करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, PA नोट डिवाइडेड बाय PA नोट माइनस PA। चेक करोगे एक बार क्या सही है, बढ़िया है। NA डिवाइडेड बाय NB हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये चीज तुम्हें सिंपल सी समझ में आनी चाहिए। NA डिवाइडेड बाय NB प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा PA नोट डिवाइडेड बाय PA नोट माइनस PA। चीज क्लियर है, इस 1 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा NA बाय NB इक्वल टू NA बाय NB इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा PA नोट बाय PA नोट माइनस PA माइनस 1। चीज क्लियर है, इसको उधर लेके जाओगे तो ये बनेगा PA नोट माइनस 1, उधर जाएगा तो बनेगा PA नोट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नोट माइनस PA। चेक करोगे एक बार क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये PA नोट से ये PA नोट कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ NA बाय NB इक्वल टू PA डिवाइडेड बाय PA नोट माइनस PA। चीज क्लियर है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से, सिंपल ये कट हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो NA बाय NB की वैल्यू आ गई। इसको भी फिर रिवर्स कर दो
तो रिवर्स करने के बाद आ जाएगा NB/NA, ठीक है, इज इक्वल टू PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई P। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये डेरिवेशन किया है, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई किया है कुछ चीजों को, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये निकल के आया। तो ये भी एक बार अपने नोट्स के अंदर लिख लेना कि ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें PA के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो एक अच्छा फॉर्मूला हो सकता है। तो इसी वजह से कुछ क्वेश्चंस के अंदर PA0 की जगह हमारे पास PA लिखा हुआ रहता है, या कुछ आंसर्स के अंदर जो तुमने देखे होंगे वहां पर PA0 की जगह PA लिखा हुआ। तो आई थिंक क्लियर होगा, अभी क्लियर हो सकता है कि चीजें क्लियर है। तो एक बार देख लेना इस चीज को आराम से, और तुम्हारे थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर या 1 से 2 लेक्चर के अंदर अपना सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, बताऊंगा कौन सा चैप्टर होगा। लेकिन तब तक के लिए सॉल्यूशन को अच्छे से करो। सॉल्यूशन की कुछ चीजें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन आइडियल, आइडियल, राउट्स लो, इन चीजों को देखो, इनके बारे में समझो, क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।